चलिए अपने अगले टॉपिक पर मूव करते हैं, दैट इज स्पेशियल रीजनिंग। इसको स्पैटियल रीजनिंग भी बोला जाता है। तो ये टॉपिक एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है टीसीएस के स्टैंड पॉइंट से, और जब ये सिलेबस में लिखा होता है तो अधिकतर बच्चे पूछते हैं भैया ये होता क्या है। देखिए इसमें कुछ बहुत ज्यादा अलग या बहुत ज्यादा नया नहीं है, बस नाम ऐसा है कि आपने पहली बार सुना होगा। देखिए इसके अंदर 10 सब टॉपिक्स आते हैं, दैट इज ट्रांसलेशन, स्केलिंग, रोटेशन, मिररिंग, असेंबलिंग, ग्रुपिंग, पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, पैटर्न इन 2D, पैटर्न इन 3D, है ना। तो बेसिकली जो आपका स्पेशल रीजनिंग होता है, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ शेप्स, है ना। शेप से रिलेटेड है, शेप्स के ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड है। अब देखिए ट्रांसलेशन, स्केलिंग, रोटेशन और पैटर्न इन 3D जो है वो हम अभी पढ़ेंगे। बाकी ये टॉपिक्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फिगर एंड फैक्चुअल एनालिसिस में, पैटर्न रिकॉग्निशन, नॉन वर्बल रीजनिंग में, ठीक है। मैं आपको एक बार याद दिलाता हूँ, मिररिंग इज नथिंग बट, जो हमने मिरर इमेजेस पढ़ी थी वहां पर, ये मिररिंग होता है। असेंबलिंग इज नथिंग बट, शेप कंस्ट्रक्शन में अगर आपको ध्यान हो तो 5 फिगर दिए थे, पूछा था 5 में से कौन से 3 फिगर को कंबाइन करके एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना सकते हैं। तो शेप कंस्ट्रक्शन एंड असेंबलिंग आर वन एंड द सेम थिंग ओनली। तो मिररिंग असेंबलिंग हो गई। ग्रुपिंग इज सेम एज ग्रुपिंग ऑफ इमेजेस। अगर आपको याद हो ग्रुपिंग ऑफ इमेजेस हमने पढ़ा हुआ था यहाँ पर, जहां पर आपको 9 इमेजेस दी थी और 3-3 की ग्रुप्स में इनको बांटना था, कैटेगरी में डिवाइड करना था, ठीक है। पेपर कटिंग ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है, पेपर फोल्डिंग भी ऑलरेडी हमने वहां पर पढ़ रखा है, ठीक है। उसके अलावा ये जो पैटर्न इन 2D टॉपिक है, ये हमने सीरीज के अंदर भी पढ़ रखा था, जहां पर आपको ए से बी बना, बी से सी बना, सी से डी बना, डी से ई बना, वो 2D फिगर्स थे। तो आपको पैटर्न बताना था, क्या पैटर्न बन रहा है, उस हिसाब से आपको बताना था कि यार अगला फिगर क्या है। और पैटर्न इन 2D के अंदर एक और कैटेगरी होती है जिसमें हमने पैटर्न कंप्लीशन पढ़ा कि एक टाइल्स दिया हुआ है, 4 पार्ट में डिवाइडेड है, 3 पार्ट तो फिल्ड है, बताओ चौथा पार्ट कौन सा होगा। और 4 ऑप्शन दिए थे उस टाइल के चौथे पार्ट के, उस पैटर्न को आपको कंप्लीट करना था। अगर आपको याद हो तो एक विद्यार्थी कर्तव्य क्वेश्चन भी मैंने पैटर्न कंप्लीशन का ही आपको दिया था फिगर एंड फैक्चुअल एनालिसिस के अंदर। तो ये बाकी सारे टॉपिक्स पढ़ चुके, जो अपने नए टॉपिक्स हैं उनको एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं ट्रांसलेशन क्या होता है। देखिए क्वेश्चन है टीसीएस का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, नई कैटेगरी है तो ध्यान से समझिएगा। आपको इस पर्टिकुलर इमेज का ट्रांसलेशन रूल बताना है। मतलब उन्होंने बोला कि यार एबीसी एक ट्राइंगल है, किसी कोऑर्डिनेट पर रखा होगा एक्स वाई प्लेन में। अब इस एबीसी फिगर को उठा करके यहां रख दिया, इस फिगर को एज इट इज उठा करके यहां रख दिया। तो ए वाला पॉइंट ए डैश बन गया, बी वाला पॉइंट बी डैश बन गया, सी वाला पॉइंट सी डैश बन गया। तो ये जो ट्रांसलेट किया हमने, इसको यहां से उठा करके यहां रखा, ये जो शिफ्ट किया, ट्रांसलेट किया, इसका ट्रांसलेशन रूल क्या है, ठीक है। अब बहुत सिंपल है, आप तो कोई भी 2 सिमिलर पॉइंट पकड़ लो, या तो ये देख लो ए से ए डैश कैसे बना, या ये देख लो बी से बी डैश कैसे बना, या सी से सी डैश कैसे बना। भैया तीनों क्यों नहीं चेक करना, कोई एक क्यों चेक करना है? क्योंकि एक जो ट्रांसलेशन रूल फॉलो करता है वही तीनों फॉलो करें, क्योंकि इमेज तो सेम टू सेम ही है। तो अपन लेट सपोज देख लें ए से ए डैश कैसे बना, फिर आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ए के कोऑर्डिनेट्स आप मेरे को बताओ, ए के कोऑर्डिनेट्स बताओ मुझे यहाँ पर। तो ए का अगर मैं एक्स कोऑर्डिनेट देखूं तो 2 है, और वाई कोऑर्डिनेट देखूं तो ये -1 है, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट इज 2, वाई कोऑर्डिनेट इज -1। ए डैश के बारे में बताओ, ए डैश का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है भाई, एक्स कोऑर्डिनेट इज -4, है ना। एक्स कोऑर्डिनेट इज -4, वाई कोऑर्डिनेट इज +1, ये है। अब आप बताओ 2 को -4 कैसे बना सकते हैं, 2 को -4 कैसे बना सकते हैं। तो आप बोलोगे भैया 2 में अगर मैं 6 माइनस कर दूं तो -4 बन जाएगा। तो अगर मैं ए कोऑर्डिनेट को x, y मानूं तो क्या a डैश को मैं x -6 लिख सकता हूं, क्योंकि 2 में अगर मैं -6 कर रहा हूं तो -4 बन रहा है। तो a को मैं x -6 लिख सकता हूं, a को अगर xy लिख रहा हूं तो a डैश को x -6, क्योंकि 2 में -6 करने पे -4 आ रहा है। अच्छा -1 को +1 कैसे बनाया जा सकता है, भैया +2 कर दो, +1 बन जाएगा। अच्छा -1 से +1 ही तो बनाना है, तो -1 में +2 कर दो तो +1 बन जाता है हमारा। तो यानी अगर ये y है तो y में अपन अगर +2 कर देंगे तो मेरा a डैश मिल जाएगा, अगर आप ध्यान से देखो तो, है ना। -1 में +2 करेंगे, ठीक है। तो जो ट्रांसलेशन रूल हो गया वो x -6 एंड y +2 हो गया। कोई ऑप्शन है क्या जी? यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, x -6 एंड y +2। ध्यान से देखो, x -6 है एंड y +2 है, दिस इज द ट्रांसलेशन रूल, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। डाउट कंफ्यूजन है, कोई बात नहीं, बी डैश को चेक कर लो, बी को चेक करो, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, बी के कोऑर्डिनेट्स है हमारे, एक्स कोऑर्डिनेट है 6, वाई कोऑर्डिनेट क्या है भाई, वाई कोऑर्डिनेट इज -3। अच्छा बी डैश के कोऑर्डिनेट आप मत बताना, मैं खुद आपको बता दूंगा। x -6 अगर मैं इसको x मानूं, दिस इज -3 है ना, दिस इज -3।
अगर मैं इसको x मानूं इसको y मानूं तो ये x माइनस 6 होना चाहिए, तो 6 माइनस 6 होना चाहिए ये, और ये -3 + 2 होना चाहिए, y + 2 होता है। तो आपका देखो b डैश क्या 0, -1 पे है क्या, देखना जरा, b डैश x कोऑर्डिनेट देखो 0 है, y कोऑर्डिनेट -1 है। अगर आपको अभी भी बिलीव नहीं हो रहा कोई नहीं, c डैश देख लो, c के कोऑर्डिनेट्स बताओ जल्दी से क्या है। c का x कोऑर्डिनेट है भैया 0, y कोऑर्डिनेट है आपका -6 है ना, -6। यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो c डैश क्या है बताओ, c dash is x minus 6, 0 minus 6 is -6 and -6 + 2 है ना, y + 2 हो रहा है, तो -6 + 2 is -4, तो -6, -4 पे होना चाहिए c डैश, देखो -4 है y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट -6। अब आप बोलोगे भैया आपने ये -6 क्यों माना, देखो गैप देख के थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं, -2 है, -3 देखो बिल्कुल पास है, छोटा सा गैप, यहाँ पे कंसिडरेबली ज्यादा गैप है, बाकी कायदे से -6 क्वेश्चन में देना चाहिए था, नहीं भी दिया कोई बात नहीं, c डैश को छोड़ो, a और b के कोऑर्डिनेट्स तो क्लियरली दिख रहे हैं, तो a डैश b डैश c डैश सेम ट्रांसलेशन रूल को फॉलो कर रहा है, दैट इज x - 6 y + 2। तो मैं कह रहा हूं तीनों चेक करने की जरूरत ही नहीं है, केवल एक को चेक कर लेना, हमेशा 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 सेम ही होता है ट्रांसलेट, क्योंकि पूरी की पूरी इमेज उठा के यहाँ पटकी हुई है ना, तो इसलिए मैं बोलता हूँ ट्रांसलेशन रूल विल बी सेम। तो आप कोई भी दो सेम कोऑर्डिनेट a डैश को उठा लो या b डैश को उठा लो या c डैश को उठा लो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। फिलहाल ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ट्रांसलेशन पर आपको क्लैरिटी मिली होगी। अब जल्दी से एक बार देख लेते हैं स्केलिंग क्या होता है। देखिए जैसे ट्रांसलेशन में हमने ट्रांसलेशन रूल लगाया था, ट्रांसलेशन रूल निकाला था, ऐसी स्केलिंग में आपको स्केल फैक्टर निकालने के लिए बोलेंगे। भाई बोला आपको एक फिगर है एबीसी है, इस एबीसी फिगर को स्ट्रेच कर दिया, इसको बड़ा कर दिया, a डैश b डैश c डैश बन गया, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि यार स्केल फैक्टर क्या हो गया है ना, कितने गुना बड़ी हो गई एक तरीके से इमेज, ये आपको निकालना है। तो बहुत सिंपल सा तरीका होता है, मैं कहता हूँ कोई भी एक पेयर ले लो, ए बी और a डैश b डैश ले लो, या रेफरेंस के लिए ए सी a डैश c डैश ले लो, या बी सी b डैश c डैश ले लो। तो मैं क्या करूंगा, मान लो मैं ए बी a डैश b डैश लेता हूँ, तो मैं ए बी की लेंथ निकालूंगा, a डैश b डैश की लेंथ निकालूंगा, और देखूंगा ए बी जो है वो a डैश b डैश से कितने गुना छोटी है, या a डैश b डैश ए बी से कितने गुना बड़ी है, a डैश b डैश ए बी से कितने गुना बड़ी है, वही आपका स्केल फैक्टर हो जाता है ना। अब आपको हर किसी के लिए नहीं कैलकुलेट करना, कोई भी एक पेयर ले लो, अगर ए बी a डैश b डैश आपकी ए बी से मान लो 3 गुना बड़ी है, तो a डैश c डैश भी ए सी से 3 गुना बड़ी होगी, b डैश c डैश भी बी सी से 3 गुना बड़ी होगी। आपको हर एक पेयर के लिए कैलकुलेट नहीं करना, किसी भी एक पेयर के लिए आप कैलकुलेट कर लो, आंसर विल बी सेम, ठीक है। तो अगर किन्हीं भी दो पॉइंट का मेरे को डिस्टेंस निकालना हो, तो हमने नर्सरी क्लास में पढ़ रखा था, मान लो P1 के कोऑर्डिनेट्स कुछ x1, y1 है, और Q के कोऑर्डिनेट्स, P के कोऑर्डिनेट्स x1, y1 है, Q के कोऑर्डिनेट्स कुछ x2, y2 है, लेट्स सपोज। तो अगर मैं PQ की आपसे लेंथ पूछूं तो कैसे निकाल सकते हैं, √x2 - x1, x कोऑर्डिनेट्स में से x कोऑर्डिनेट्स को माइनस करके स्क्वायर करेंगे, y कोऑर्डिनेट्स में से y कोऑर्डिनेट्स को माइनस करके स्क्वायर करेंगे, आपस में ऐड करके अंडर रूट कर देंगे, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। इस तरीके से आप PQ की लेंथ निकाल सकते हो। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, AB की लेंथ निकाल लूंगा और A डैश B डैश की लेंथ निकाल लूंगा, ठीक है। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखना, AB की लेंथ के लिए मेरे को AB के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। A के कोऑर्डिनेट्स क्या है भाई, A का x कोऑर्डिनेट देखो आप, A का x कोऑर्डिनेट इज -1 एंड y कोऑर्डिनेट इज 2। तो भैया ये कोऑर्डिनेट्स बहुत ध्यान से लिखना, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी, है ना। B के x कोऑर्डिनेट इज 3 एंड y कोऑर्डिनेट इज 1, ठीक है भाई। तो ये हो गया आपका x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, ठीक है। तो लेंथ ऑफ AB क्या है, √x2 - x1 का स्क्वायर, देखो x2 - x1 का स्क्वायर विच इज 3 - -1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, है ना, y2 - y1 का स्क्वायर यानी 1 - 2 का स्क्वायर, तो विच इज इक्वल टू 3 - -1 इज 4 का स्क्वायर 16 प्लस -1 का स्क्वायर इज 1 यानी √17। तो जो आपकी ए बी है उसकी लेंथ कितनी आ गई, √17 आ गई। ऐसे ही a डैश b डैश की लेंथ निकाल लो भाई, उसके लिए a डैश b डैश के कोऑर्डिनेट्स पता होना जरूरी है। तो a डैश के कोऑर्डिनेट्स क्या है, देखो भाई यहाँ पर a डैश -3, 4, वेरी गुड, ठीक है। और b डैश के कोऑर्डिनेट्स क्या है बताओ भाई, b डैश इज 5, 2, 5, 2। तो अगेन ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, है ना। तो लेंथ ऑफ a डैश b डैश अंडर रूट ऑफ
x2 माइनस x1 का स्क्वायर, फॉर्मूला एक बार दोबारा लिख लेते हैं, याद हो जाएगा, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। कर लो भाई एक बार। x2 क्या है बताओ, 5 माइनस -3 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है 2 माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो गया, √5 + 3 8 का स्क्वायर है 64, 2 माइनस 4 इज -2 का स्क्वायर 4 यानी √68। इसको मैं 4 इंटू 17 लिख सकता हूँ क्योंकि मेरे को 17 √17 के टर्म्स में निकालना है। तो ये हो गया √4 इंटू √17, √4 इज 2 और √17 एज इट इज। तो ये इवेंचुअली आ गया आपका जो √4 है बाहर निकल के 2 बन गया, 2 √17 आ गया। तो ए बी की लेंथ क्या है, √17 है, ए डैश बी डैश की लेंथ क्या है, 2 √17 है। तो क्या मैं ए बी को, ए डैश बी डैश को 2 टाइम्स ऑफ ए बी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। तो जो आपका ए डैश बी डैश है दैट इज 2 टाइम्स ऑफ √17 की जगह ए बी लिख दिया, इसको 2 टाइम्स ऑफ ए बी लिख सकते हैं, यानी ए डैश बी डैश हमारा जो है वो ए बी से 2 गुना बड़ा है, तो स्केल फैक्टर भी 2 हो गया, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, विद्यार्थी कर्तव्य दे रहा हूं, आप बीसी की लेंथ निकाल लेना और बी डैश सी डैश की, तो आप पाओगे बी डैश सी डैश जो है वो भी 2 टाइम्स ऑफ बीसी आएगा। सिमिलरली इसको देख लो, ए डैश सी डैश को देख लो, वो भी 2 टाइम्स ऑफ एसी आएगा। ये आपके लिए होमवर्क टास्क है, ये आपको कैलकुलेट करना और प्रूफ करना है कि भाई आ रहा है कि नहीं आ रहा। 100% आएगा, 100% आएगा, बट अपने मन की संतुष्टि के लिए एक बार आप खुद से कैलकुलेट कर लेना, तो आपकी काइंड ऑफ प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि अगर स्केल फैक्टर पे कोई क्वेश्चन आया तो ये मैं फॉर्मूला तरीके से अप्लाई कर सकूं। तो प्लीज कोऑर्डिनेट्स अच्छे से नोट करिएगा, स्कोरिंग है, कुछ भी अलग नहीं आएगा, आएगा तो इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। कोऑर्डिनेट्स ध्यान से नोट करिएगा, कोऑर्डिनेट्स गलत नोट करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, पूरा आंसर बिगड़ जाएगा। और कैलकुलेशन आराम से करिएगा, पूरे में से पूरे नंबर आप ट्रांसलेशन में भी ला सकते हो, स्केलिंग में भी ला सकते हो। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। अगली कैटेगरी है रोटेशन। तो रोटेशन पर भी क्वेश्चन कैसे आते हैं देख लेते हैं। रोटेशन पर टीसीएस का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको कराता हूं। ये आपको क्वेश्चन फिगर दिया है और आपसे बोला यार इस फिगर को मैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कैसे भी रोटेट करूं मैं, तो कोई एक ऑब्जेक्ट बनेगा, ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी। आपको बताना है कौन सा ऑब्जेक्ट बनेगा रोटेट करने के बाद। ठीक है, रोटेट करने के बाद ए बनेगा, बी बनेगा, सी बनेगा, डी बनेगा। अगेन मैं बोल रहा हूं ऑप्शन एलिमिनेशन पर हम फोकस करेंगे। अगर आप ध्यान से एक चीज ऑब्जर्व करो तो यार ये मैं मान लेता हूं ये मेन पैनल है जिसको मैं पकड़ करके रोटेट कर रहा हूं, ये मेन पैनल है जिसको पकड़ करके रोटेट कर रहा हूं। मैं बोलता हूं रोटेट में कर लूं, स्ट्रक्चर तो नहीं बिगड़ेगा, स्ट्रक्चर तो सेम रहेगा, यानी ये जो डार्क इमेजेस हैं दोनों स्टार और ट्राइंगल, ये जो डार्क वाले हैं ये आजू बाजू ही रहेंगे, ये सेपरेट तो नहीं हो सकते भैया। तो ऑप्शन सी तो कतई जहर है भाई, बिल्कुल ही गलत है। इनको सेपरेट कैसे कर सकते हो, ये तो फिक्स्ड इमेज है, एक चक्र है, आप उसको घुमा रहे हो, आप वो चेंज नहीं कर सकते, ये इमेज अपनी जगह रहेंगी, बस ये घूम सकती है, ये पूरा का पूरा सेटअप उठ के इधर आ सकता है, इट कैन रोटेट, है ना। मतलब मान लो अगर इसको ऐसे बनाऊं, ये 6 सेक्टर्स बनाऊं लेट सपोज, तो ये जो ए बी सी डी ई एफ है ये इसी ऑर्डर में रहेंगे, बी और ए इंटरचेंज नहीं हो सकता, ये घूम कहीं भी सकता है। मतलब ये ऐसा बन सकता है अगर आप चाहो तो कि भाई ए इधर आ जाए, बी इधर आ जाए, सी इधर आ जाए, डी इधर आ जाए, ई इधर आ जाए, एफ इधर आ जाए, ये घूम सकता है चक्कर, लेकिन ऑर्डर सेम रहेगा एलिमेंट का। ठीक है, एक ये बात क्लियर है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, हमेशा इसमें एक चीज आप ध्यान रखो, सी तो नहीं हो सकता आंसर, हमेशा स्टार के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्राइंगल रहेगा, डार्क स्टार के क्लॉकवाइज, देखो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ना, क्योंकि आप इसको कहीं पर भी घुमा लो, आप पोजीशन तो इंटरचेंज इन दोनों की कर नहीं सकते, इनको उठा करके आप इधर इधर कहीं पर भी घुमा सकते हो इस फिगर को, बट ये फिक्स्ड पोजीशन तो चेंज नहीं। तो स्टार के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, यहां पर स्टार के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्वेश्चन मार्क कैसे आ गया, कुछ तो गड़बड़ है दया, ये भी आंसर नहीं हो सकता। दीज आर डिफरेंट इमेजेस। अब इधर देखो स्टार के क्लॉकवाइज क्वेश्चन मार्क है, स्टार के क्लॉकवाइज क्वेश्चन मार्क है, यानी आंसर या तो ए है या तो डी है। अब आप ध्यान से देखना, ये जो हिंज है, ये जो हिंज है, हिंज के एक साइड पर दोनों डार्क इमेजेस हैं, एक ही साइड पर है, देखो इस हिंज के एक ही साइड पर दोनों डार्क इमेज है, ये आप सेंटर पॉइंट या हिंज मान लो, ये जो हिंज बना है यहाँ पर, इसके एक ही साइड पर दोनों डार्क इमेजेस हैं। अब आप हिंज को कहीं पर भी घुमाओगे तो दोनों डार्क इमेजेस एक ही साइड आनी चाहिए, यस। इधर देखो भाई, ये हिंज के ऑपोजिट साइड कैसे आ गई डार्क इमेजेस,
यानी भाई दोनों या तो इधर होंगी, इस साइड होंगी, इस साइड होंगी, या तो दोनों इस साइड होनी थी, कोई एक साइड होनी थी हिंज के, इधर तो दो अलग अलग साइड कर दी। दिस इज क्वाइट प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है आप बताओ, है ना? तो ये भी नहीं हो सकता है। इधर देखो हिंज के एक ही साइड है, ये हिंज है, ये आपका हिंज है पूरा, तो इसके एक ही साइड पर दोनों इमेजेस आ रही हैं, तो मतलब दिस इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इधर ये हिंज था, तो हिंज के किसी एक साइड या तो राइट साइड या लेफ्ट साइड होनी थी ये दोनों इमेजेस, जो कि अलग अलग साइड स्प्लिट हो गई, विच इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। यानी ये अलग इमेज है, ये अलग इमेज है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 और इसकी इमेज देखोगे तो दे आर वन एंड द सेम ओनली। तो हिंज के पास देखो यहाँ पर ट्राइंगल स्क्वायर है, फिर रेक्टेंगल है, फिर क्वेश्चन मार्क स्टार है, इधर देखो सर्कल है, ट्राइंगल है, स्टार है ना? दिस इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर, है ना? यानी अगर मैं इस हिंज को इतना आपका यहां तक रोटेट कर दूं, यानी लगभग 120 डिग्री रोटेट कर दूं, तो आई विल गेट एग्जैक्टली द सेम इमेज जो यहाँ पर दी है। देखो 120 डिग्री रोटेट करने के बाद हिंज इधर आ गया, आई विल गेट एग्जैक्टली द सेम इमेज। तो मेरे ख्याल से रोटेशन पर भी क्लैरिटी मिली होगी। अगेन इसमें कोई इमेजिनेशन पावर की जरूरत नहीं है, बस बेसिक कुछ टेक्नोलॉजीज, कुछ टेक्निक्स यूज करके, माफ कीजिएगा टेक्नोलॉजीज नहीं, कुछ टेक्निक्स यूज करके मैंने एबीसी और ऑप्शन को हटा दिया। बेसिकली टेक्निक क्या, दिमाग का उपयोग करके, है ना? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, रोटेशन थोड़ा सा टेक्निकली टफ लग रहा होगा शायद आपको, तो इसलिए मैं एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। टीसीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये आपका विद्यार्थी कर्तव्य है, तो आपको इसको सॉल्व करना है। और कमेंट सेक्शन में क्या लिखोगे आपको पता है, आप लिखोगे स्पेशल रीजनिंग, दैट इज टॉपिक का नाम, फिर आप लिखोगे क्वेश्चन नंबर 4 विद्यार्थी कर्तव्य, और जो भी आपके हिसाब से ऑप्शन सही है वो आप डाल दोगे और कमेंट कर दोगे, ठीक है? तो और उसके बाद जब आपके सारे कमेंट हो चुके हो, सारे टॉपिक्स के आंसर आपने डाल दिए हो, तो लास्ट में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, आपको सारे करेक्ट आंसर्स मिलेंगे, मैच करना और +1 मार्क्स देना सारे करेक्ट आंसर को, 0 मार्क्स देना रॉन्ग आंसर को, नेगेटिव मार्किंग मत देना, और फिर मुझे आप बताना आपका ओवरऑल स्कोर क्या है। और बाकी बच्चों के स्कोर भी आपको कमेंट सेक्शन में दिख रहे होंगे, तो अपना भी स्कोर यहाँ पर अपडेट करना, ताकि आपको पता चले आप बाकियों से बेहतर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ठीक है? अगली कैटेगरी पर मूव करते हैं, दैट इज पैटर्न इन 3D, है ना? अब ये पैटर्न इन 3D क्या होता है, यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है विच इज अ टीसीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आपसे पूछा विच ऑफ द शैडोज ऑन द राइट कैन रिजल्ट फ्रॉम कास्टिंग लाइट ऑन वन ऑफ द 3D शेप्स। बोला यार ये 3D शेप्स है, ये 3D शेप है, ठीक है? अब इस पर मैं लाइट कास्ट कर रहा हूं। अब मैं लाइट यहां से कास्ट कर सकता हूं, या यहां से कास्ट कर सकता हूं, या ऊपर से कास्ट कर सकता हूं, है ना? लाइट में कहीं से भी कास्ट कर सकता हूँ, यानी लाइट डाल सकता हूँ, टॉर्च मार सकता हूँ यहाँ पर। तो टॉर्च मारूंगा तो सामने वाली दीवार पे या नीचे वाली दीवार पे कुछ ना कुछ इसका रिफ्लेक्शन आएगा, कुछ ना कुछ शैडो बनेगी, कुछ ना कुछ इमेज बनेगी। तो वो पॉसिबल इमेजेस, एक तो ऑप्शन ए दिया है, एक ऑप्शन बी दिया है। आपसे पूछा जा रहा है कि यार कौन कौन सी इमेजेस पॉसिबल है, क्या सिर्फ ए पॉसिबल है, क्या सिर्फ बी पॉसिबल है, या दोनों ए और बी पॉसिबल है, या आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है? तो इसका करेक्ट आंसर है केवल बी पॉसिबल है, ए पॉसिबल नहीं है। अगर आप ऊपर से लाइट डालोगे तो ये वाला जो पोर्शन है व्हाइट कलर से खोखला है, और ये जो ग्रेश कलर से है ये कैसा है, ये आपका ठोस है। जब आप लाइट डालोगे तो खोखले पोर्शन से लाइट जो है नीचे, इसकी इमेज कुछ इस तरह से बनेगी। देखो ठोस पोर्शन ब्लैक हो गया क्योंकि उसकी कोई शैडो नहीं बनेगी, और जो खोखला पोर्शन है वो लाइट के रिफ्लेक्शन में आकर के व्हाइट हो जाएगा, केवल बी बनेगा। ए क्यों नहीं बन पाएगा आप बताओ? भैया या तो मैं लाइट ऊपर से डालूंगा या तो साइड से डालूंगा। अब मैं इस साइड से लाइट डालूंगा अगर, तो ये एक ट्राइंगल अंदर है, एक ट्राइंगल यहाँ पर है, तो बाकी तो लाइट पूरी एब्जॉर्ब हो जाएगी, ये केवल ट्राइंगल्स वाली लाइट बाहर निकलेगी। तो कुछ इस तरह का फिगर बनेगा अगर आप ध्यान से देखोगे तो। अगर मैं सामने से लाइट डालूंगा तो कुछ इस तरह का फिगर दिखेगा, मतलब पूरा ब्लैक रहेगा, बस ये वाले ट्राइंगल से एक लाइट जाएगी और ये वाले ट्राइंगल से लाइट बाहर जाएगी, तो दो ट्राइंगल्स आपको दिख रहे होंगे सामने वाली दीवार पर, है ना? तो ए वाला पॉसिबल नहीं है। ए वाला क्यों नहीं? अगर ये पूरा खोखला होता, अगर ये ट्राइंगल ना बन करके, ये भी ट्राइंगल नहीं बनते, यहां भी ट्राइंगल नहीं बनते, ये पूरा खोखला होता, तो फिर आपको इस तरह का स्क्वायर मिलता, व्हाइट स्क्वायर। और अगर ये पूरा बंद होता तो लाइट कुछ पड़ती नहीं सामने, पूरा ब्लैक दिखता आपको। तो मान लो अंधेरा कमरा है, आप ऊपर से लाइट डालोगे तो कुछ इस तरह का फिगर मिलेगा। मान लो ये पूरा पैक होता तो अंधेरा ही रहता कमरे में, है ना? लेकिन यहां से छेद है, दो ट्राइंगल, यहां से लाइट मारूंगा तो दोनों ट्राइंगल से बाहर लाइट निकलेगी, साइड व्यू कुछ इस प्रकार का बनेगा। यानी ए बनना पॉसिबल नहीं है इस इमेज में, बी बनना पॉसिबल है, हेंस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
अगर ऑप्शन सी ये दे देते तो फिर आप बोलते कि यार हाँ भाई बी भी बन सकता है और सी भी बन सकता है। तो 3D शेप्स पर किस तरह का पैटर्न आएगा उस पर भी आपको क्लैरिटी मिली होगी। तो ज्यादातर टॉपिक हमने यहाँ पर फिगर एंड फैक्चुअल एनालिसिस में देख लिए थे। ट्रांसलेशन, स्केलिंग, रोटेशन एंड पैटर्न इन 3D जो है वो हमने यहाँ पर देख लिए। विद्यार्थी कर्तव्य जरूर से सॉल्व कीजिएगा। और अगर स्पेशल रीजनिंग आपको अब समझ में आ गया हो, स्पेशल रीजनिंग का डर खत्म हो गया हो, तो जरूर से कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं ये टॉपिक आपको कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जो है वो जरूर से दें।